हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में यूकेरियोट्स के अंदर। देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये, न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है एंड ये वेल डिफाइंड होता है, वेल डेवलप होता है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इतना वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हमें फंक्शन पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए ना कि जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तब और भी अच्छे से हम लोग उसके फंक्शन को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। न्यूक्लियस समहाउ स्पेरिकल बॉडीज होते हैं, वो जो है ओवरऑल एक स्पेरिकल शेप के होते हैं। एंड ये जो है इनका अगर आप डायमीटर देखें 5 to 7 नैनोमीटर का होता है। एंड इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो सेल में सेंट्रल मोस्ट पार्ट में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस यूकेरियोट्स के केस में बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप मतलब इसके अच्छे से सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर जो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कंपोनेंट होता है दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जो क्रोमेटिन है ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्रोमेटिन जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। जब स्टेनिंग की जाती है तो यूक्रोमेटिन जो है वो लाइटली स्टेन होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डार्क स्टेन होता है। यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, ऐसे क्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड हो, लूजली अरेंज हो न्यूक्लियस के अंदर एंड ये ट्रांसक्रिप्शनली एंड ट्रांसलेशनली एक्टिव हो, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो सकता है, इनके वजह से जो है जीन एक्सप्रेशन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ऐसे क्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन कहा जाता है। वही अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है एक और टाइप ऑफ क्रोमेटिन होता है, जिसमें होता क्या है, ये क्रोमेटिन जो है बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जब स्टेनिंग की जाती है तो ये डार्क स्टेन दिखते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एंड ट्रांसलेशनली एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तो हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, जिसमें क्रोमेटिन को पढ़े एंड क्रोमेटिन के दो पार्ट्स, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। उसके बाद और क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है तो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि इसको शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट भी होती हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है प्रेजेंट होगा। उसके बाद न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर जो है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होता है, कहीं कहीं पे जो है पोर्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं एंड ये पोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पोर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए वहां पे बना।
mRNA जो है फिर साइटोप्लाज्म में आता है ना, ताकि उसका ट्रांसलेशन हो सके। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन होने के लिए mRNA को न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका, ये इसी न्यूक्लियर पोर से फैसिलिटेट होता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर पोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए व्हिच इज बीइंग फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल क्या है यूकेरियोट में? मोस्टली अगर ह्यूमंस की बात करें तो सब में क्या होता है? डीएनए होता है एंड ये डीएनए जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसके डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा। ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या करेगा? इसको एक शेप प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके बाद इस न्यूक्लियर एनवेलप पर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके सेंट्रल मोस्ट पार्ट पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है विच इज बीइंग फाउंड विद इन द न्यूक्लियस, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्रोमेटीन जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्रोमेटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन भी आप पढ़े होंगे कि किस तरह से क्रोमेटीन ऑर्गेनाइज होता है, फिर वो क्रोमोसोम को फॉर्म करता है एंड क्रोमोसोम में हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज, ओवरऑल क्रोमेटीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो इसे आप नोट करिए पहले। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के डायग्राम को देखें कि क्या क्या चीजें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि न्यूक्लियस, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, दैट विल बी न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इसमें जो है क्रोमेटीन मटेरियल एम्बेडेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अगर आप चारों तरफ देखें, मान लीजिए जैसे आप देखे होंगे डायग्राम की, ये मान लीजिए सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके बाद प्रेजेंट होता है। फर्दर ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह का होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो पार्ट होता है या वो टाइप होता है जिसमें राइबोसोम्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं एंड ये लिपिड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको रफ अपीयरेंस देते हैं, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूक्लियर पोर्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। हो गया? चलिए, तो अब एक एक करके हम लोग जो इसके पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप से समझते हैं। देखिए हम लोग फंक्शंस को पढ़ रहे हैं ना न्यूक्लियस का, कि यूकेरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। तो जब आप एक एक पार्ट को समझ लेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसके फंक्शंस के बारे में भी जान लेंगे। एंड ओवरऑल जब आप सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे, उनके सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लेंगे, तो वो जो पार्ट्स के फंक्शन है वो क्या होंगे, वो न्यूक्लियस के ही फंक्शन कहलाएंगे ना। इसलिए पहले हम आपको न्यूक्लियस और उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे, एंड देन ओवरऑल न्यूक्लियस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर एनवेलप की अगर हम लोग बात करें, तो न्यूक्लियर एनवेलप है क्या, न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड करता है, आउटर मोस्ट पार्ट है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसे पेरीन्यूक्लियर क्रिस्टली भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए है उसे इंसर्कल इंक्लोज करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये जो है न्यूक्लियर कंपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इंटरफेस एंड प्रोफेस न्यूक्लियाई के लिए। ये जो है फॉर्म होता है फ्रॉम द टू कंसेंट्रिक यूनिट्स मेम्ब्रेन, ईच 5 से लेके 10 नैनोमीटर थिक होते हैं। ये जो स्फेरिकल इनरमोस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या कहलाता है, ये जो है, ये अगर आप देखें न्यूक्लियर एनवेलप को, तो इसके दो लेयर्स होते हैं, एक होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एक होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम लोग स्फेरिकल इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो इसके पास जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है ये एज अ बाइंडिंग साइट की तरह एक्ट करते हैं। किसके लिए, फॉर द सपोर्टिंग fibrous sheet of the intermediate filaments, and these intermediate filaments supporting binding sites are called as nuclear lamina। जब आप इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़े होंगे, तो ये चीज वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर के ही न्यूक्लियर लैमिना बनता है, एंड न्यूक्लियर लैमिना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तो इम्पोर्टेंट रोल इसका यही होता है कि न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो है, जो न्यूक्लियर लैमिना है उसको फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूक्लियर लैमिना जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के हेल्प से बनते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एमएससी में या फिर आप जेआरएफ की जब तैयारी करेंगे, अगर आपको करना है तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यूक्लियर लैमिना जो है वो कांटेक्ट में रहता है विद द क्रोमेटिन, और कह सकते हैं क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर आरएनएस। यहाँ पे जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सराउंडेड रहता है बाय अनदर लेयर, एंड ये जो दूसरा लेयर है ये कहलाता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि क्लोजली रिसेंबल करता है मेम्ब्रेन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये मिले हुए होते हैं ईआर के साथ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये न्यूक्लियस है एंड इसके साथ ईआर ऐसे प्रेजेंट है, तो दो लेयर है, एक तो इनर लेयर हो गया, इनर लेयर जो है न्यूक्लियर लैमिनाई को फॉर्म करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट के हेल्प से फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है ईआर के साथ जो है वो कांटेक्ट में रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो है कंटिन्यूअस होता है एंड सराउंडेड होता है बाय लेस ऑर्गेनाइज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट द्वारा। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। So, like the membrane of the rough endoplasmic reticulum, the outer surface of the outer nuclear membrane is generally studded with the ribosome that is being engaged in the protein synthesis. इसका मतलब क्या है,
मतलब ये है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि ER जो है, जो कि आउटर न्यूक्लियर का जो मेम्ब्रेन है उसके साथ कंटिन्यूअस मैनर में रहता है। ठीक है, अब ये दो तरह के हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ये चीज हमें पता चल गई। तो वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो कि ER के साथ एक कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होता है, इनमें भी राइबोसोम एम्बेडेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस जो है उसके सरफेस पे भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, RNA की सिंथेसिस, सॉरी, राइबोसोम अगर प्रेजेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उस पर राइबोसोम एम्बेडेड है। राइबोसोम एम्बेडेड है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। इस तरह से ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस कराने वाला ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। इसके बाद जो प्रोटीन बन रहे हैं इन राइबोसोम में, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनटू द स्पेस दैट इज बीइंग प्रेजेंट विद इन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो राइबोसोम जो कि प्रेजेंट है, अब ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा पोर्स के हेल्प से। ये पोर्स कहाँ पे आएंगे, स्पेस में आएंगे। कौन से स्पेस में, जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है जिसे क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, उसमें आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द स्पेस दैट इज प्रेजेंट विद between the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane is called as पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग जो सेकेंड कंपोनेंट है उसे डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो जो स्पेस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर एनवेलप में एंड न्यूक्लियोलस में, ये फिल्ड होता है बाय अ ट्रांसपेरेंट एंड सेमी सॉलिड ग्रैन्युलर एंड स्लाइटली एसिडोफिलिक ग्राउंड मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस। एंड ये जो सब्सटेंसेस है इन्हीं को न्यूक्लियर सैप कहते हैं या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसे कार्डियोलिम्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सैप कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है एंड कार्डियोलिम्फ भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये आखिर है क्या, तो जो स्पेस प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में एंड न्यूक्लियोलस के बीच में, न्यूक्लियस में सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, तो इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है जहां पे ये जो सब्सटेंसेस हैं जो कि कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, सेमी सॉलिड है, मतलब एकदम लिक्विड नहीं है ना सॉलिड है, सेमी सॉलिड कंडीशन में है, इंटरमीडिएट फॉर्म में है। ये सेमी सॉलिड एंड ग्रैन्युलर एंड स्लाइडली एसिडोफिलिक होते हैं। एसिडोफिलिक मतलब क्या, थोड़ा सा सोचिए, कहीं आप पढ़े होंगे। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जब आप पढ़ते हैं तो हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो वाटर लविंग। वैसे यहाँ पे क्या है, एसिडोफिलिक। एसिडोफिलिक मतलब एसिड एंड फिलिक मतलब लविंग, मतलब एसिड लविंग। ठीक है, अब ये जो है सब्सटेंसेस हैं और मैट्रिक्स है एंड यही जो मैट्रिक्स है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इसे न्यूक्लियर सैप कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं एंड कार्डियोलिम्फ कहा जाता है। अगर हम लोग न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की बात करें जैसे कि क्रोमेटिन थ्रेड हो गए,
या फिर अदर जो न्यूक्लियोलस हो गए या अदर जो सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या कहाँ पे सस्पेंडेड होते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन इसका होता है। ये कंपोज होता है मेनली विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, लेकिन इसके पास और भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं along with the nucleic acid, protein, enzymes and minerals। तो अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, उस पे राइबोसोम प्रोटीन बनाता है एंड वो प्रोटीन जो है अंदर आते हैं एंड अदर टाइप के भी प्रोटीन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा ही, क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, एंड न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट है तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद मिनरल्स एंड एंजाइम्स जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंपोजिशन है किसका? न्यूक्लियोप्लाज्म का। अगर हम लोग बात करें क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं या क्या क्या इसके कंपोजिशन है, तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, द मोस्ट कॉमन न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। both occur in the macromolecular state or in the form of their monomeric nucleotide state, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कैटेगराइज हुआ है इनटू टू टाइप्स, दैट इज बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स जो है ऐसे प्रोटीन्स जो कि बेसिक स्ट्रेन्स को लेते हैं एंड ये बेसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। मोस्ट कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रोटीन जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, ये जो है न्यूक्लियोप्रोटामीन्स एंड न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो है वो होते हैं। मतलब अगर इन शॉर्ट आप कहें तो प्रोटामीन्स एंड हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिस्टोन्स जो है वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि अदर जो फंक्शनिंग है उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे तो इस हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियो जो न्यूक्लियो प्लाज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है एंड जो बिट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिर जो है कंडेंसेशन और ज्यादा होता है, फिर क्रोमोसोम जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट होती हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यूक्लियोप्रोटामीन्स की बात करें तो ये सिंपल एंड बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनका बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, अबाउट 4000 डाल्टन। मोस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड जो कि इस प्रोटीन में पाया जाता है वो क्या होता है? अर्जिनिन होता है एंड इसका पीएच जो है वो 10 से लेके 11 होता है। बेसिक पीएच है तो पीएच बेसिक प्रोटीन है तो पीएच कैसा होगा? बेसिक ही होगा। उसके बाद अगर हम लोग प्रोटीन्स की बात करें तो ये जो है बाउंडेड रहता है विद द डीएनए मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ साल्ट लिंकेज। एंड ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये स्पर्मेटोजोआ ऑफ सर्टेन फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोहिस्टोन्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोहिस्टोन्स जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से लेके 18,000 डाल्टन का होता है। हिस्टोन्स जो हैं वो भी बेसिक प्रोटीन्स या बेसिक अमीनो एसिड्स जो हैं उनसे मिलकर के बने हुए होते हैं।
बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि अर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया, हिस्टिडीन हो गए, इनसे मिलकर के ये बने हुए होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं with the DNA by the help of bond that is ionic bond, and ये जो है न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए गए हैं। जैसे कि हिस्टोन जो है रिच होता है किसमें, लाइसिन में, एंड हिस्टोन रिच होते हैं अर्जिनिन में। हिस्टोन जो है उसमें पुअर अमाउंट ऑफ, कुछ ऐसे हिस्टोन है जिसमें पुअर अमाउंट ऑफ लाइसिन पाया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स की कैटेगरी को भी पाया गया है जिसमें कोई एक अमीनो एसिड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ओवरऑल हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है जिसमें बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिक प्रोटीन एंड एसिडिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन्स जिनका अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन, अर्जिनिन ये सब पाए जाते हैं, उन्हें बेसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है, और एसिडिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? एसिडिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, एस्पार्टेट हो गए, ये प्रेजेंट होते हैं। अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर हिस्टोन्स हैं तो वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे? बेसिक ही होंगे। क्यों? क्योंकि जब क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन होगा, हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन होगा, तो डीएनए क्या है? डीएनए खुद एसिडिक नेचर का है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर वो किसी प्रोटीन के चारों तरफ वुंड होगा, अगर वो रैप होगा, तो वो कैसे प्रोटीन के चारों तरफ रैप होगा? जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो। एंड पॉजिटिवली चार्ज कौन से अमीनो एसिड होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। अगर अमीनो एसिड क्या होंगे? एसिडिक होने लगेंगे तो क्या होगा? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड डीएनए के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो क्या उसके चारों तरफ वो रैप हो पाएगा? फिर क्या क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा? क्या क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस क्या होंगे? रिपेल होंगे ना। इस वजह से जो हिस्टोन्स है उन वो कैसे प्रोटीन्स होते हैं? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनमें बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। तो हिस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एंड इस वजह से इसे पढ़ना, डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही अगर आप प्रोटामीन्स की बात करें तो यूकेरियोट्स में बहुत कम होता है कि प्रोटामीन्स प्रेजेंट हो। ज्यादातर प्रोटामीन्स जो है वो, इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नॉन हिस्टोन या फिर एसिडिक प्रोटीन्स की अगर हम लोग बात करें, ये क्या है? एसिडिक प्रोटीन्स जो है इधर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में या फिर क्रोमेटिन में। मोस्ट एबंडेंट जो एसिडिक प्रोटीन है वो है यूक्रोमेटिन का, दैट आर फॉस्फोप्रोटीन्स। ठीक है, यूक्रोमेटिन के अंदर एसिडिक प्रोटीन जो कि पाए जाते हैं दैट इज फॉस्फोप्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन है मतलब फॉस्फेट इसके पास प्रेजेंट है। फॉस्फेट कैसा ग्रुप होता है? नेगेटिव चार्ज देता है ना। फॉस्फेट प्रेजेंट होता है डीएनए में, उसी के वजह से तो डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज समझे। चलिए, तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोधव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी लेक्चर्स हैं जो आपके टॉपिक्स हैं ये जो है नवोधव बैच के अंदर पढ़ाए जाएंगे, इससे आपके जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर होंगे। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी
जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हो गया, लाइव डाउट क्लासेस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, एंड हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको नवोदय बैच से ज्वाइन होना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो प्ले स्टोर है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड इनरोल होना है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन बना हुआ होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अदर देन दैट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि DNS20 जो कूपन कोड है उसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट जो है वो फीस में मिलेगी, ठीक है। तो इसे आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमेटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटीन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटीन क्या है, क्रोमेटीन एक डेंस फाइब्रस मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिलता है। एंड ये जो है जब स्टेनिंग की जाती है तो स्टेनिंग के समय पे ये विजिबल होता है। स्टेन्ड सेल का मतलब जब स्टेनिंग की जाएगी तब ये विजिबल होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आखिर है क्या, तो क्रोमेटीन जो है वो डीएनए कंटेनिंग पार्ट होता है, जिसमें डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग बात करें नॉन डिवाइडिंग सेल्स के बारे में, तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में जो क्रोमेटीन है वो डिस्पर्स्ड होता है एंड ये जो है कंडेंस होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ताकि ये विजिबल हो सके एज क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ जो क्रोमेटीन है दैट इज यूक्रोमेटीन, ये जो है लूजली पैक्ड होते हैं या कह सकते हैं लूजली अरेंज होते हैं एंड इनके पास जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जीन्स जो है क्या होते हैं, एक्टिवली एक्सप्रेस होते हैं। यूक्रोमेटीन को ट्रू क्रोमेटीन भी कहा जाता है। ये कैपेबल होते हैं, इनके पास ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं एंड इस वजह से कहा जाता है कि इनके जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेशन शो करते हैं, जीन एक्सप्रेशन, एंड इस वजह से ये जो क्रोमेटीन है ये जीन एक्सप्रेशन शो करते हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरे पार्ट की बात करें दैट इज हेट्रोक्रोमेटीन, तो हेट्रोक्रोमेटीन जो है कॉइल्ड पार्ट होता है या कह सकते हैं कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है एंड जब इसका स्टेनिंग होता है सेल का, डिवाइडिंग सेल्स का, तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही ज्यादा डार्क कलर में शो होते हैं माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तब। एंड ये जो है अगर हम लोग बात करें ये जो है जेनेटिकली एक्टिव नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एंड ट्रांसलेशनली इनएक्टिव होते हैं, तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे न्यूक्लियर पोर जो है वो पेनिट्रेट होते हैं एनवेलप में एंड ईच जो पोर है वो फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर एंड इनर। तो पोर आखिर कैसे फॉर्म हुआ, ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये दोनों फॉर्म हो क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे देखिए गैप फॉर्म हो गया ना। इन दोनों ही मेम्ब्रेन के फ्यूजन के वजह से पोर्स जो है
वो फॉर्म होते हैं। एंड ये पोर्स जो है इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग पोर्स की बात करें तो पोर्स जो है 70 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है। कलेक्टिवली ये जो है अबाउट 10 से लेके 25% ऑफ द न्यूक्लियर सरफेस को कवर करते हैं। अब अलग अलग न्यूक्लियस में अलग अलग इनकी परसेंटेज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है 10 से लेके 25% ऑफ द न्यूक्लियर जो सरफेस है उस पे न्यूक्लियर पोर्स जो है कवर होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक अरेंजमेंट है ग्रैनुलर एंड फाइब्रस मटेरियल का, जो कि क्या कहलाता है एन्युलस, ये जो है लोकेटेड रहता है एट द एज ऑफ ईच पोर। एंड जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट के तरह काम करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यूक्लियर पोर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट के तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रूट की तरह काम करते हैं, जहाँ पे ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है एंड जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उनका एक्सचेंज हो सके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। पार्टिकल्स जो कि ऑब्जर्व होते हैं मूविंग विद इन द न्यूक्लियस, दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स जो है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो है प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास जो है एक या एक से ज्यादा जो न्यूक्लियोलस है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो कि सेपरेटेड होता है ग्रैनुलर एंड फिब्रिलर रीजन से। इनमें जो है अगर हम लोग बात करें ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उनमें ये प्रेजेंट होता है एंड फ्रीक्वेंटली डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस में जब आप देखे होंगे कि प्रोफेज होता है तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू होता है एंड प्रोफेज लेट तक में क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। तो न्यूक्लियोलस की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका खुद का कोई सेल मेम्ब्रेन सॉरी इसका जो खुद का आउटर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है, मतलब ये मेम्ब्रेन इनक्लोज नहीं होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल में प्रेजेंट होगा एंड जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होता है वैसे ये क्या होता है, ये डिसअपियर होना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें जब माइटोसिस खत्म हो गया है, मतलब डिवाइडिंग फेज जो है वो खत्म हो गया है, तब ये न्यूक्लियोलस जो है फिर से रीफॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज में जो डिसअपियर होता था न्यूक्लियस वो क्या होता था, टेलोफेज में क्या होता था, टेलोफेज में फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाता था। क्यों, क्योंकि टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस में वो जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। अब वो सेल क्या हो जाएगा, फिर से नॉन डिवाइडिंग हो जाएगा ना। फिर तो जब माइटोसिस स्टार्ट होगा तब इसी वजह से जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज की तरफ जाने लगता है तब फिर से ये जो है न्यूक्लियोलस उस सेल में अपीयर होने लगता है एंड यहाँ पे जो अपीयरेंस है ये क्या कहलाएगा, रीअपियरेंस कहलाएगा। क्योंकि पहले ये प्रेजेंट था फिर गायब हुआ एंड फिर से अपीयर हो रहा है ना, इस वजह से रीअपियरेंस जो है वो कहलाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसे लिखें तो इसे रीअपियर करके लिखें। ठीक है, अब चलिए अगर हम लोग बात करें कि जब माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है ये फिर से रीअपियर हो रहा है या कह सकते हैं रिफॉर्म हो रहा है। तो ये जो रीअपियर है, रिफॉर्म है, ये क्या होगा, ये अराउंड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होगा। एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम, वहां पे ये प्रोसेस होता है। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोलस का तो न्यूक्लियोलस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज में, राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये जो सबसे मेजर पार्ट है या सबसे मेजर फंक्शन है न्यूक्लियोलस का वो यही होता है कि ये जो है राइबोसोम के सिंथेसिस कराने में
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अलोंग विद दैट ये जो आरएनए है उसके सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप राइबोसोम को पढ़े होंगे तो राइबोसोम में क्या होता है, दो ही तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ना। राइबोसोम किससे मिलकर के बना हुआ है, आरएनए एंड प्लस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इस वजह से न्यूक्लियोलस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है राइबोसोम के सिंथेसिस में एंड आरएनए की सिंथेसिस कराने में। उसके बाद जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है डीएनए का, वो डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन होगा आरएनए का वो कैसे होगा, एंड हेंस न्यूक्लियोलस जो है इसके प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो न्यूक्लियस जो एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका जो है इसके अंदर क्रोमेटीन प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटीन यूक्रोमेटीन एंड हेट्रोक्रोमेटीन दो तरह के होंगे। न्यूक्लियर इनवेलप होगा, न्यूक्लियर इनवेलप दो लेयर में होता है, आउटर न्यूक्लियर इनवेलप एंड इनर एनवेलप। इन दोनों के ही बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इनका नंबर कोई फिक्स नहीं है, 10 से 20% ये कवर करते हैं। न्यूक्लियर पोर कैसे बनते हैं, न्यूक्लियर पोर जो है जब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है जब कहीं पे, तो वहीं पे न्यूक्लियर पोर जो है वो बनता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एक ऐसा पार्ट है जिसका खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता है आउटर, एंड ये जो है राइबोसोम्स एंड आरएनए के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करके रखता है। जेनेटिक मटेरियल जो है उसका ये स्टोर हाउस है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूकेरियोट्स में आप देखेंगे, यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में ही होता है एंड हेंस ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। न्यूक्लियस के पास स्पोर प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह, ट्रांसपोर्ट रूट्स की तरह काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड अगर हम लोग देखें न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में जो है एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अभी वहां पे नहीं जाते हैं, लेकिन इतना तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियस जो है तो उसके पास स्पोर प्रेजेंट है एंड ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस है जो कि राइबोसोम एंड आरएनए के सिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अदर देन दैट न्यूक्लियस के खुद के पास जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन में राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड इस वजह से वो राइबोसोमल जो प्रोटीन है वो जो है वो सिंथेसाइज होता है एंड वो न्यूक्लियस में आता है। तो ये सारे क्या हैं, ये न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है ये है कि जो सेल है उसका जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल करने का काम, सेल की ग्रोथ कराने का काम, रिप्रोडक्शन के लिए जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस के पास हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है।
ये कंट्रोल करता है सेल के ग्रोथ को, सेल के रिप्रोडक्शन को। तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों में ही न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके क्रोमोसोम सही से सेग्रीगेट होने चाहिए डॉटर सेल्स में, नहीं तो क्या होता है, क्रोमोसोमल एब्रिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है। अब किस क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आई है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी है। स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मलिटी है, मतलब जैसे डिलीशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। फर्दर वो जो है, जो सेक्स लिंक जीन है उसको इफेक्ट कर रही हैं, या फिर जो ऑटोसोमल जीन है उस पर इफेक्ट डाली है, उसके ऊपर ये चीजें होती हैं। उसके बाद अगर स्ट्रक्चरल की बात हम लोग देख लिए, उसके बाद अगर न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज की बात करें, तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी में किस तरह से एनियोप्लॉइडी हो रहा है या यूप्लॉइडी हो रहा है, उसके बेसिस पे जो वो ऑर्गेनिज्म है वो सफर करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है या मियोसिस हो रहा है, तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसके वजह से जो क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल्स में प्रॉपरली अच्छे से जाने चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि ये एक न्यूक्लियर बाउंड, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। ये नॉट जस्ट अ स्टोरेज कंपार्टमेंट फॉर द डीएनए के लिए एक्ट करता है, बट ऑल्सो ये होम होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस के लिए, बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ये जो है पॉसिबल है कि डुप्लीकेट कर सकता है वंस डीएनए इनटू द न्यूक्लियस, एंड ये प्रोसेस जो है डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, एंड प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द डीएनए। इन शॉर्ट अगर हम लोग समझें तो न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, एंड ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसी के वजह से जो डीएनए है उनके कॉपी नंबर इंक्रीज होते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसिंग द टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द बॉडी और द होस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सेल डिवीजन, वेयर द एवरी न्यू सेल विल गेट्स इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वही माइटोसिस एंड मियोसिस की बातें हैं कि कैसे उनमें डिवीजन होता है, एंड जो डॉटर सेल है उसके पास वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आता है। सेकेंडली जो न्यूक्लियस है वो साइट होता है किस चीज का, ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो डीएनए से बनते हैं। अब आरएनए तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, एसआईआरएनए हो गया, एसएनआरएनए हो गया, बहुत सारे। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, आरएनए एडिटिंग के लिए, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं उनके लिए। तो ये जो आरएनए है ये कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनते हैं। एंड ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है ये जो है ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल जो डीएनए ह्यूमन बॉडी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके जो डीएनए हैं उनसे बहुत सारे आरएनए का फॉर्मेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे जो है ये फॉर्म होंगे, एंड कैसे इनका जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन तक, नेक्स्ट सेल तक जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव अ आउटलाइन अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोलस। तो जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमेटिन है, इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताने। तो न्यूक्लियर एनवेलप कितने पार्ट्स होते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। क्रोमेटिन के क्या पार्ट्स हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप लिख सकते हैं। न्यूक्लियोलस कैसा होता है, वो क्या क्या चीज प्रोड्यूस करता है, उसको आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप है क्या, मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग द न्यूक्लियस, वो मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को चारों तरफ से इंक्लोज करता है।
प्रोटीन लाइन पोर्स अलाउ द मटेरियल टू मूव इन एंड आउट, इसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये पोर्स जो है मटेरियल्स को इन एंड आउट कराने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन इन शॉर्ट डीएनए प्लस प्रोटीन्स दैट मेक्स द क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। ये क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन जो है दो तरह के होंगे, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब इनकी डिफिनेशंस अलोंग विद देयर फंक्शन, कौन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, कौन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। जब स्टेनिंग होती है तो यूक्रोमेटिन कैसा स्टेन देता है, हेट्रोक्रोमेटिन कैसा स्टेन देता है, ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार बार डिस्कस करना सही नहीं होगा, ठीक है, इससे आपका टाइम फालतू का वो होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्रोमेटिन की बात, कि क्रोमेटिन क्या है, तो क्रोमेटिन के पहले टाइप्स लिख लीजिएगा, उसका जो फंक्शन है वो लिख लीजिएगा, स्टेनिंग के बारे में लिख लीजिएगा, तो आपका जो है वो हो जाएगा। एंड देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक कंडेंस रीजन है जहां पे जो राइबोसोम्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है एंड यस इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो कुछ मेजर फंक्शंस जो कि न्यूक्लियस परफॉर्म करता है वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि ये स्टोर करता है डीएनए को, ये प्रोटेक्ट करता है इसको फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। दूसरी चीज ये रेगुलेट करता है कि क्या चीज न्यूक्लियस के अंदर आएगा, क्या चीज न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, ये सारी चीजों का रेगुलेशन। उसके बाद ये पार्टिसिपेट करता है किस चीज में? डीएनए रेप्लिकेशन में। उसके बाद ये पार्टिसिपेट करता है एक और प्रोसेस में दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है जल्दी से बताइए आप, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है। उसके बाद जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जिस ये जो ऑर्गेनेल है ये क्या कहलाता है? इस ये जो ऑर्गेनेल है ये न्यूक्लियस कहलाता है एंड इसके पास जो डबल मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहलाते हैं। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो कि क्या करता है, जो कि 25% ऑफ द वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद इसके पास थ्रेड लाइक डेंस स्ट्रक्चर जो कि क्रोमेटिन कहलाते हैं वो प्रेजेंट होता है एंड ये जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इस क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है इस न्यूक्लियस का ये किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स द्वारा प्रोवाइड होता है एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का उसके जस्ट उसके बाद जो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके थ्रू ये बनते हैं। उसके बाद ये है क्या? ये एक नेटवर्क होता है फाइबर्स का, फिलामेंट्स का, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है एंड ओवरऑल ये जो है साइटोस्केलेटन की तरह एक्ट करता है। तो जैसे बॉडी को जरूरत है स्केलेटन की जिससे उसका शेप जो है वो एक फिक्स शेप जो है उसे मिल सके, वैसे ही सेल को जरूरत होती है किसकी? साइटोस्केलेटन की। एंड न्यूक्लियस को किसकी जरूरत होती है? न्यूक्लियर लैमिना की, ताकि उसको भी एक जो स्ट्रेंथ है मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो मिले एंड उसको एक शेप जो है वो मिल सके। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एंड अदर देन दैट इसके कंपोनेंट्स भी आप लिख सकते हैं। अब तो देखिए क्वेश्चन इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चंस में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछा है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में लिख दीजिए, इसके कंपोनेंट्स के बारे में लिख दीजिए। अगर लॉन्ग में पूछा है तो जो है ये क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एट लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि हम लोग का जो है बीएससी का
नवोदय बैच चलता है एंड इस बैच से ज्वाइन होने से क्या होगा, इससे आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी, जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हो गए, राइट डाउट क्लासेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं एंड यहाँ पे आप जो DNS20 कूपन कोड है उसका भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप स्क्रीन पे देखिए नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो डायग्राम है वो आपने नोट्स में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लियर बनाइएगा, ठीक है। तो हर टॉपिक में डायग्राम क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।